नमस्कार दोस्तों। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। और लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप यदि तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी जेई की, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों को पूछा जाएगा। आरआरबी जेई एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी सवाल इससे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दिस इज पार्ट वन वीडियो। जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा सारी वीडियो। हमने थर्मल और फ्लूइड खत्म कर दिया, वहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद यहाँ से आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। नंबर ऑफ जो प्रश्न है यहाँ पे 20 है, मगर 20 प्रश्न सिर्फ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कई सारे पॉइंट हमने दे दिए यहाँ पे, कई सारे डेफिनेशन दे दिए, तो 20 से 30 40 हो गया प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे पोर्शन लगभग बेसिक खत्म हो जाएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि मेरी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मात्र 50 रुपया में आप पूरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे जो है टेस्ट सीरीज की क्वालिटी को मत आकिएगा, ठीक है। ये चैनल सिर्फ गरीब लोगों को, सिर्फ गरीब नहीं मतलब टैलेंटेड जो है वो काफी कम फी देके आराम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसे लॉन्च किया है। तो आप जरूर देख सकते हैं। डेमो के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार देख लीजिए, डेमो दे दीजिए। पसंद आए तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। लेकिन पसंद आने के बाद, लेकिन पसंद तो जरूर आएगी, 100% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी लोग जुड़ चुके हैं 1 अप्रैल से, मतलब आज रात बजे से ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। और टेस्ट आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मेरी वो ग्रुप बनी रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल क्या हमारा? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। डिफॉर्मेशन जो है पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेन। अब ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, तो समझ लीजिए। तो देखिए, सिंपल सी बात समझिए। सिंपल सी बात यही है कि मान लीजिए एक रॉड है, लोहा का रॉड। आप उसको ऐसे करके खींच रहे हैं, और खींचते खींचते आप क्या किए कि यहाँ तक लेके गए, और इसमें चेंज हो गई डेल है। मतलब कि ये 4 मीटर की थी, और आपने इसको कर दिया 5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर आपने कर दिया, मतलब चेंज कितनी हो गई? 1 मीटर आपने चेंज कर दिया, 1 मीटर आपने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं थोड़ी शक्तिमान हूँ कि रॉड को खींच के जो है 4 से 5 मीटर कर दूं, क्या मजाक करते हैं सर। कोई बात नहीं, शक्तिमान नहीं है तो एक रबर को खींच लीजिए, ठीक है। तो एक रबर को आप ऐसे करके मान लीजिए खींच रहे हैं, ठीक, खींच रहे हैं ऐसे कैसे, तो चेंज आ रहा है ना, इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। डिफॉर्मेशन का मतलब चेंज होता है, तो आप इसमें चेंज कर रहे हैं। तो जितनी चेंज हो रही है, जितनी चेंज हो रही है, जितनी चेंज हो रही है, वही हमने यहाँ पे लिया डेल एल, ठीक है। अब स्ट्रेन किस चिड़िया का नाम है इसको समझ लीजिए। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, मतलब कि डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है, डिफॉर्मेशन, ध्यान से समझिएगा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट का मतलब लेंथ से डिवाइड, पर यूनिट जहां पे भी रहेगा, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, कुछ भी रहेगा, पर यूनिट का मतलब है उसे डिवाइड करना। पर यूनिट टाइम रहेगा, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। लेंथ रहेगा, लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गई स्ट्रेन। स्ट्रेन इज, यहाँ पे स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। मतलब डिफॉर्मेशन कितना हो गया? डेल एल, मतलब जितना चेंज हुआ, मतलब 1 मीटर बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ का मतलब ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल था। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक नहीं, हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लीजिए एल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल एल, ठीक। अब देखिए, तो डेल एल बाई एल हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ। ध्यान से पढ़िए, आपको कोई दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं होगी, 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और मेरा ये दावा है कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। दावा का मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं, ये घमंड से नहीं बोल रहा, घमंड नहीं सोचेगा इसको, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इतना हमने समझ लिया। मतलब कि कहीं पे डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ हो सकता है ये लिख दे, हो सकता है अगला सवाल ये नहीं लिख के चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ लिख दे आपका, ठीक है। या हो सकता है कि डेल एल बाई एल लिख दे, या हो सकता है कि ये वाला फॉर्मूला लिख दे। तो कुछ भी फॉर्मूला लिखे, इसका मतलब ही होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। समझ गए? अब इसकी एसआई यदि पूछे, जो कि हमने सवाल दूसरा लिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, नो यूनिट, या यूनिटलेस बोलिए, या डायमेंशनलेस बोलिए, कोई यूनिट डायमेंशन इसकी नहीं होती। अब कैसे नहीं होती समझिए, क्योंकि डेल एल बाई एल फॉर्मूला है, तो एल की ये भी लेंथ है तो इसकी मीटर होगी, ये भी लेंथ है इसका भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर कटम कुटम मतलब खत्म हो गया, मतलब नो यूनिट। समझ गए बात? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हुक्स लॉ। एक बहुत बड़े बाबा हुआ करते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिनका नाम था हुक। तो उन्होंने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था? बहुत सिंपल सा लॉ दिया था, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और ये इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में कंफ्यूज करते हैं बच्चे। और बड़े बड़े धुरंधर जो चैनल हैं, मतलब कि बहुत सारे आप देखेंगे जिनको आप फॉलो भी करते होंगे, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं,
उन्होंने क्या किया होगा मैं बताता हूँ, मैक्सिमम ने किया होगा, मैक्सिमम क्या 100% में बोलूँ तो गलत नहीं होगा। उन्होंने या तो इलास्टिक लिमिट वाला ऑप्शन दिया होगा या तो प्रोपोर्शनल लिमिट वाला ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, बच्चों को और कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंशन वो लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी आपको ऑप्शन में रहेगा या तो इलास्टिक, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में यदि दिया रहेगा तो बच्चे कैसे टिक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम वही तो समझेंगे आप, ठीक है। तो पहले जो हुक्स लॉ है उसको आराम से समझते हैं। हुक्स बाबा ने क्या कहा था, हुक्स बाबा ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहां तक, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ठीक है। आपने जो डेफिनेशन है उसमें इलास्टिक लिमिट पढ़ा होगा, वो बच्चों वाली डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाइएगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेन का मतलब हमने समझ लिया, स्ट्रेस का मतलब समझ लीजिए, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया या इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। अब ये किस चिड़िया का नाम है उसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि आप एक ऑब्जेक्ट है, आप मान लीजिए आयरन मैन है, अब आप समझ लीजिए कि आप शक्तिमान हैं, मैंने बोल दिया मतलब है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, या तो आप इधर से खींच रहे हैं, ठीक है। यदि आप इस तरह से खींच रहे हैं इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स, मतलब आप इस तरह से खींच रहे हैं बाहर की ओर, जैसे मैंने रबर की ओर रबर को खींचा था। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि आपने क्या किया कि इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब दोनों साइड से इस तरह से दबा दिया, तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स बोलेंगे इसको, कंप्रेसिव। तीसरा आप कर सकते हैं कि आपको मन नहीं है दोनों करने का, तीसरा आपने क्या किया, यहां से फोर्स आपने लगाया, एक फोर्स यहां से लगा दिया, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स आपने यहां से लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे इसको। एक तो यहां से फोर्स लगाया, एक तो यहां से आपने फोर्स लगाया, ठीक है। तो यदि आप ऐसा लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सीयर स्ट्रेस, क्या बोलते हैं, सीयर स्ट्रेस या सीयर फोर्स बोलेंगे, सीयर स्ट्रेस। अब ध्यान से समझिए, यदि ऐसा करते हैं आप तो ये ए पॉइंट यदि है, तो ये चूंकि इधर से आप दबा रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, यहाँ तक खिसक जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। और चूंकि ये यहाँ से लगा रहे हैं बी वाला पॉइंट, तो हो सकता है कि ये बी डैश तक ये खिसकते खिसकते ये पहुंच जाएगा और ये ए डैश तक, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीयर स्ट्रेस। समझ गए बात, आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस। एक्चुअल में अभी भी हमने नहीं बोला है कि स्ट्रेस होता क्या। अब देखिए बाबू लोग, होता ही है कि मान लीजिए कि आपने ऐसे करके फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया इस रबर में, ये रबर क्या करना चाहेगा, इस रबर की आदत होगी कि ये चाहेगा कि हम जहां पे थे, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में पहुंच जाए, ठीक है। जिस अवस्था में थे, मतलब कि ये मान लीजिए ऐसे ऐसे था, हमने इसको खींचा, ये बोलेगा कि हम उसी अवस्था में पहुंचेंगे, जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे इसको ये वापस उसी अवस्था में पहुंच गया, देख लीजिए उसी अवस्था में ये पहुंच गया, अभी भी खींचा हुआ है क्या, नहीं खींचा हुआ है। यदि ऐसा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं बाहर की ओर, ऐसे करके खींच रहे हैं, लेकिन ये रबर क्या कर रहा है, ये रबर अंदर से फोर्स लगा रहा है, इसे उल्टा डायरेक्शन, मतलब आप इधर से खींच रहे हैं ना, तो जो मतलब कि जो फोर्स लगेगी, जो रेजिस्टिंग फोर्स लगेगी, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलती है, वो अंदर की ओर लगेगी, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। आप इधर कर रहे हैं तो ये इधर लगेगी, ठीक है। इसका मतलब आप इधर फोर्स लगा रहे हैं ना, इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर लगाएगी, ठीक है, इधर लगाएगी। तो अंदर से मतलब ये बॉडी आप ऐसे खींच रहे हैं तो ये बॉडी अंदर से अंदर खींचेगा उसको, मतलब आप बाहर खींच रहे हैं तो वो अंदर खींचेगा, तो ऐसे अंदर खींच के वो अपनी अवस्था में लेके आता, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। समझ गए बात। और ये पर यूनिट एरिया में होता है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो पर यूनिट एरिया में जो लग रहा है ये वाला, उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, अब यहाँ पे इंटरनल फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहीं पे आपको न्यूटन पर एम स्क्वायर भी दिखेगी, यदि मतलब एरिया को हम एम में लेते हैं, एम स्क्वायर में लेते हैं तो, मगर ऐसा यूनिट ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली ही होगी। इतना हमने समझ लिया स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। स्ट्रेस का यदि डायमेंशन निकालने दे तो भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस 2, नहीं देख आपको पता है तो आप देख लीजिएगा, जनरल साइंस का मेरा प्लेलिस्ट बनाओ, पूरा देख लीजिए, आपके सिलेबस में भी है, कवर कर लीजिए, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, जनरल साइंस फॉर जेएसएससी आपको मिल जाएगा। तो ये फोर्स की जो डायमेंशन होती है एम एल टी पावर माइनस 2 होती है, और ये जो मीटर है इसकी हो जाएगी एल स्क्वायर, तो एक एल एल एक एल खत्म, मतलब ये हो जाएगी एम एल इनवर्स टी पर पावर माइनस 2। समझ गए बात। तो ये हो गई स्ट्रेस की डायमेंशन, मैं यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ दिखा देता हूँ, एम एल इनवर्स टी पर पावर माइनस 2, ये स्ट्रेस की डायमेंशन हो गई। चलिए इतना हमने समझ लिया, मगर अभी भी हमें हुक्स लॉ पूरा समझ में नहीं आया। हुक्स लॉ हमने ये समझ लिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहां तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। लेकिन इस प्रोपोर्शनल लिमिट जिस चिड़िया का नाम है
वो हमने नहीं समझा है, तो चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब वही हमने लिख दिया यहाँ पे, जो हमने कहा था वो लिख दिया हमने, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए बाबू लोग, होता ही है कि हमने क्या बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि यदि यदि आप फोर्स लगा रहे हैं, यदि वापस अवस्था में आ जा रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल के हिसाब से, प्रोपोर्शनल का मतलब जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उसी हिसाब से स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ पे ए पॉइंट यदि हम लोग दे दें, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग देखते थे ना, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यदि वीटी ग्राफ में हम लोग देते थे तो ये स्ट्रेट लाइन बनती थी, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ तक बनेगी। कहाँ तक बनेगी? प्रोपोर्शनल लिमिट तक बनेगी। नाम ही प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शन है तभी तो नाम इसका प्रोपोर्शनल लिमिट हुआ। समझ गए बात? तो यहां तक जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई, मतलब ओए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को दिखा रही है। उसके बाद इसका मतलब है प्रोपोर्शनल लिमिट तक वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। दूसरी चीज, इलास्टिक लिमिट क्या चीज होती है? मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इलास्टिक लिमिट बी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओबी जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यदि हम लोग ओबी निकाले ऐसे करके ओबी, तो यह इलास्टिक लिमिट जो है हो जाएगी। अब इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? क्या इलास्टिक लिमिट के तक जो है वो वापस उसी अवस्था में नहीं आती है ऑब्जेक्ट? नहीं आती है। तो आप बोलोगे कि सर दोनों में फर्क क्या है? फिर इलास्टिक लिमिट में भी वापस आती है, प्रोपोर्शनल लिमिट में भी वापस आती है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क बाबू लोग यही है कि मतलब कि प्रोपोर्शनल लिमिट में आराम से आती है, मतलब स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये किस में होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट में होता है। मगर ये जो मेरे पास जो ऑप्शन है, ये इलास्टिक लिमिट, इसमें आराम से नहीं आता। आराम से करने का मतलब यही है कि ये प्रोपोर्शनल जो है स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। आप एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल यही समझिए कि मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जिसको धुनाई कर दिया गया है। मान लीजिए एक कोई विलन है, ठीक है, और इसको हीरो ने धुनाई कर दिया। धुनाई ऐसा किया कि पैर और पूरा से अच्छे से तोड़ा तो नहीं है, मगर धुनाई कर दिया अच्छे से, ताकि पैर डैमेज हो गया। अब ये क्या कर रहा है? लंगड़ाते लंगड़ाते आ गया, मतलब ये घर तो आएगा अपना, लेकिन लंगड़ाते हुए आएगा, ठीक है। यदि ये हीरो जो है वो क्या करेगा? हीरो आराम से घर जाएगा, क्योंकि उसको कोई दिक्कत हुई नहीं है, ठीक है। हमारे बॉलीवुड में यही होता है मैक्सिमम। तो ये जो हीरो है वो हीरो क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट है। लेकिन जो लंगड़ाते हुए आ रहा है वो है इलास्टिक लिमिट। समझ रहे बात? मतलब घर वापस आएगा। घर वापस का मतलब है कि अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वो लेगी, मतलब रिगेन करेगी, लेकिन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल के हिसाब से नहीं करेगी। वो ऐसे ऐसे करेगी, देखिए ऐसे करेगी। कर्व जो है वो कर्व बन जाता है। इसका मतलब है इलास्टिक लिमिट के लिए जो कर्व होगी, मतलब जो यहाँ पे होगी वो कर्व एक्चुअल में, ग्राफ जो होगी वो कर्व होगी। समझ गए बात? इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यील्ड पॉइंट की ओर। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे एक एक करके। उसके पहले हम लोग आसान वाला समझते हैं, स्टेट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो क्या होता है। देखिए, अब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि इलास्टिक लिमिट से जैसे ही आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेस मतलब ये स्ट्रेस इधर दिखा रहा है, और ये वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या स्ट्रेन है, वाई एक्सिस में स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जैसे ही बढ़ा रहे हैं, मतलब फोर्स जैसे ही बढ़ा रहे हैं, अब यील्ड पॉइंट में क्या हो जाता है, इसके बाद आप थोड़ा सा भी यदि स्ट्रेस बढ़ाएंगे ना, मतलब थोड़ा सा भी आप मतलब कि फोर्स लगाएंगे, तो स्ट्रेन जो है मतलब उसमें डिफॉर्मेशन बहुत तेजी से होगा। मगर हमने इलास्टिक लिमिट तक क्या देखा था? हमने प्रोपोर्शनल लिमिट तक देखा था कि जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे थे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगी। हमने इलास्टिक लिमिट तक देखा कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेस, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी उतनी कोई खासी अंतर मिली नहीं हमको। मगर यील्ड पॉइंट के बाद थोड़ा सा आप स्ट्रेस बढ़ा दीजिए, स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। मतलब ये एग्जांपल आप दे सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, मतलब कि कोई कोई दोस्त होता है ना कि थोड़ा सा बात बोल दीजिए तो पिनक जाता है वो। तो ये पिनकने वाला पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट है। समझ गए बात? तो वही चीज होती है। और उसके बाद ये स्ट्रेस ऐसे अचानक से बढ़ेगी, देखिए आराम से देखिए, ये पूरा स्ट्रेस फिर बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, मैक्सिमम स्ट्रेस जो झेल सकता है ये, मतलब कि आप जितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए कि रॉड आप घर में लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, मैक्सिमम जो स्ट्रेस वो झेल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस है ये, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस। समझ में आया? तो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होता है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, यहाँ पे दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा यही कि देखिए, यहाँ पे आवाज शायद आपकी पता नहीं कैसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? तो यहाँ तक हमने देखा कि ये जो है पूरा प्लास्टिक में जो है चेंज हो गया। प्लास्टिक समझते हैं आप? प्लास्टिक का मतलब ये हुआ, प्लास्टिक स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे वापस अवस्था में नहीं आएगी, मतलब खींचा हुआ है तो खींचा हुआ रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंग से समझिए। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है आपके पास, आप इसको खींच रहे हैं, तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट।
ठीक है, या इलास्टिक लिमिट तक भी वापस आ जाएगी, मगर एक ऐसी लिमिट आएगी यील्ड पॉइंट के बाद कि आप खींच रहे हैं तो वो खींचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं प्लास्टिक रेंज। समझ में आएगी बात? चलिए, अब हमने प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पूरा लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक लिमिट हमने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी है, देख लीजिएगा। उसके बाद यील्ड पॉइंट हमने बता दिया कि यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्टेज बियॉन्ड विच अ मटेरियल डिफॉर्म बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, काफी ज्यादा तेजी से डिफॉर्मेशन हो जाती है एक थोड़ी सी स्मॉल आप यदि उसमें स्ट्रेस बढ़ा दो तो। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमने बता दिया। ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होती है, हमने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? लीनियर स्ट्रेस, ठीक है, लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस मतलब लीनियर स्ट्रेस समझते हैं आप? मतलब कि हमने ऐसे खींचा तो उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में ही यदि स्ट्रेस डेवलप हो रही है तो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेस, उसी के अलॉन्ग यदि हो रही है लगभग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेस। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, पिक्चर नीचे में लगा हुआ देखिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐसे खींचा, हमने ऐसे खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, अंदर की ओर स्ट्रेस ऐसे डेवलप होगी, तो ये हो गई लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, मगर ये होगी क्या, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज को खींच रहे हैं, तो ऐसे मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है, ऐसा यदि आप खींचेंगे खींचेंगे तो इसकी मोटाई घटेगी कि नहीं, क्योंकि ये फैल रही है तो इसकी जो मोटाई है धीरे धीरे घटेगी, तो इसकी मोटाई हो सकता है कि ऐसे पतली हो गई। तो पतले पतली होने का मतलब है कि इधर भी कोई स्ट्रेस लग रहा है, अपने आप वो लग रहा है, इसी के कारण, इस फोर्स के कारण लग रहा है, लेकिन लग जरूर रहा है। तो ये जो लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेस, या यहाँ पे यदि स्ट्रेन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। समझ गए बात? तो वही यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था देखिए, रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन का जो होता है उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या इलास्टिक मॉड्यूलस कहते हैं, या उसको यंग मॉड्यूलस भी कहते हैं। अब ये किस चिड़िया का नाम है थोड़ा समझिए। जैसे देखिए, हुक्स लॉ ने क्या कहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोला था। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कैसे रखेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन से याद रख सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, इसमें देखिए एक्सप्रेस लगा हुआ है और इसमें ट्रेन लगा हुआ है, तो मैं एक ट्रिक बता दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसका प्रोपोर्शन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ता है हमेशा, तो आपने ई कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रेस हो गया और ये ई रहने दीजिए उधर और स्ट्रेन को इधर लेके आइए। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यही चीज है, इसी को कहते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ई को या यंग मॉड्यूलस को कहते हैं, या इसको हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने बोला इलास्टिक मॉड्यूलस, तीनों ही बोलते हैं इसको, इसको वाई से भी हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो हमने बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्राइमरी लीनियर स्ट्रेन। तो प्राइमरी हमने बता दिया, लीनियर स्ट्रेन को प्राइमरी स्ट्रेन भी बोलते हैं, और लेटरल स्ट्रेन को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। उसके बाद पॉइजन रेशियो क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो का मतलब है लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। देखिए अब ये क्या हुआ, लेटरल स्ट्रेन जो हो रही है मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रही है, डायमीटर में चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। जो यहाँ पे जैसे हुई, हमने यहाँ पे इधर से फोर्स लगाया तो ये इसकी मोटाई घट गई, मतलब इसकी डायमीटर घट गई, मतलब कि मान लीजिए कि इतना बड़ा डायमीटर का था, अब क्या होगा, इसको हम ऐसे खींचेंगे खींचेंगे तो इसका पतला डायमीटर, डायमीटर चेंज हो जाएगा ना, पतला होगा कि नहीं। तो ये जो चेंज इन डायमीटर डेल डी बाई ओरिजिनल जो डी होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो दिस इज लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। समझ गया आप? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन अ चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस द स्ट्रेन इज नोन एज। यदि चेंज जो है लेंथ में चेंज होती है तो ऐसे स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। मतलब कि लेंथ में चेंज हो रही है, मतलब ऐसे लेंथ में चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है यंग मॉड्यूलस में बी डिफाइंड एज द रेशियो। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, वही लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, वही चीज एक ही सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और यंग मॉड्यूलस को हमने कहा कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई। ठीक है, ये हमने पूरा फिर से लिख दिया। नेक्स्ट सवाल है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, मे बी डिफाइंड एज रेशियो। तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन जो है उसकी फॉर्मूला होती है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये कैसे आया, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए न्यूटन मतलब कि आपके हुक्स बाबा ने ये तो बता दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ये तो हमें पता है ना। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें जो है अब अलग से आपको सीयर स्ट्रेस लगा देना, सीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीयर स्ट्रेन, बस सीयर सीयर लगा दीजिए, काफी है। अब सीयर के बारे में हमने बताया था कि मान लीजिए एक बॉडी ऐसे है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से फोर्स लगा रहे हैं, F1 और F2, तो इसमें चेंज होगी इस तरह से, इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं सीयर स्ट्रेस, ये तो हमने बता दिया था। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करिएगा, आपके सीयर स्ट्रेस है, प्रपोर्शन को हटाइए, तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के बदले में आपको सी देना पड़ेगा, ई नहीं दीजिएगा। आप क्या दीजिएगा, सी दे सकते हैं, एन दे सकते हैं या जी दे सकते हैं, तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं, इसका डिनोट तीनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सी दे दिया और यहाँ पे लिख दिया स्ट्रेन। आगे हम लोग यदि इसको देखें तो सीयर स्ट्रेस और ये सी को इधर रहने दीजिए, तो इधर हो जाएगा सीयर, यहाँ पे हो जाएगा सीयर स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, ये सीयर है, यहाँ पे क्या है, सीयर स्ट्रेन। ठीक है, सीयर स्ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीयर स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा सी। समझ में आया? तो यही फॉर्मूला हमने लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, सी इक्वल टू सीयर स्ट्रेस बाय सीयर स्ट्रेन। तो सीयर स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ बोलते हैं इसको, और सीयर स्ट्रेन को डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, तो सीयर स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फाई से करते हैं। इतना हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यही चीज है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने बता दिया था, शियर स्ट्रेस ये तो हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे करेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अ बीम विच इज फिक्स्ड, ठीक है, अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर इज कॉल्ड। ठीक है, एक बीम को आप एक तरफ से फिक्स रखें, दूसरी तरफ से उसको खुला रखें। ठीक है, मतलब इस तरह से आपने एक में दीवार में उसे लगा दिया और एक तरफ से झूल रहा है, मतलब बाहर से ऐसे फ्री है, तो उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स ऑफ बीम। तो कैंटिलीवर का मतलब एक तरफ आप फिक्स कर दे रहे हैं, इसको फिक्स कर रहे हैं, और एक तरफ झूला रख दे रहे हैं, ऐसे फिक्स मतलब खुला रख दे रहे हैं, फ्री है, तो उसको बोलते हैं कैंटिलीवर। दोनों तरफ से नीचे से ऐसे सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे सपोर्ट दे रहे हैं नीचे से सपोर्ट दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक ब्रिज होता है, ऐसे ब्रिज, तो आप मान लीजिए एक ब्रिज है और एक तरफ से यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट है, हालांकि बहुत सारा सपोर्ट होता है, लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं कि दोनों तरफ से सपोर्ट सिर्फ है, तो ऐसे बीम को हम लोग बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन यदि बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट दे दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस सपोर्टेड बीम। उसके बाद ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग क्या होता है, ओवरहैंगिंग का मतलब है, मान लीजिए ऐसा बीम है, ठीक है, पुल ब्रिज से ही आप याद रखिए, ब्रिज से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट, मतलब दोनों साइड से यहाँ पे खुला रख दिए, मतलब कि झूल रहा है दोनों साइड से। ठीक है, बीच में हमने क्या किया, सपोर्ट दे दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग, मतलब इधर से भी, मतलब यहाँ पे यदि हमने दिया होता इधर से भी, तब वो हो जाता कंटिन्यूस, लेकिन हमने यहाँ नहीं दिया, तो उसको बोलेंगे ओवर हैंगिंग। उसके बाद दोनों साइड से यदि फिक्स कर देंगे आप ऐसे, दोनों साइड से, इधर फिक्स है इधर भी फिक्स है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम। उसके बाद है यहाँ पे आप एक तरफ से आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि फिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सिंपली सपोर्टेड कर रहे हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अ बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट, मतलब कि एक बीम ऐसी है जो कि बियॉन्ड सपोर्ट के एक्सटेंड कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर हैंगिंग कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है, मतलब यहाँ पे हमने सपोर्ट लगाया और इधर से भी एक्सटेंड कर रही है, इधर से भी कर रही है, मतलब इसको बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। नेक्स्ट सवाल है, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, अ बीम एनकास्टेड एट द बोथ एंड्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो दोनों साइड से यदि आप फिक्स कर देते हैं, इसमें हो सकता है एनकास्टेड के जगह में फिक्स भी टर्म का यूज कर दें, तो एक ही चीज है फिक्स भी, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, इधर भी फिक्स कर दिए और इधर भी फिक्स कर दिए। फिक्स का यही मतलब कि ये होता है, देखिए ये वाला जो है साइन, ये फिक्स का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा, अ बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट, तो दो से ज्यादा सपोर्ट जहां पे मिल जाएगा आंख बंद करके कंटिन्यूअस लगा दीजिए, मतलब कि ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट है, कैंटिलीवर बीम इज वन विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर, ये तो हम बता दिया, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए हमने ले लिया बस। अ कंटिन्यूअस बीम इज वन इन विच सपोर्टेड वन मोर देन टू सपोर्ट। ठीक है, एक से ज्यादा सपोर्ट होता है कंटिन्यूअस बीम में, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड लोड इज वन, कंसंट्रेटेड लोड किसको बोलते हैं, एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप पूछोगे सर ये क्या होता है भाई, देखिए अब ये होता ही है कि एक मान लीजिए ऐसा बीम है और हमने हमने मान के चलता है कि मान के चलना कि ये जो लोड है, ये जो लोड है, ये एक जगह में पॉइंट है इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड भी हम लोग इसको बोलते हैं। समझ में आया बात, तो ये हो गई पॉइंट लोड। दूसरी है कि चारों मैंने पूरा ऊपर से सब जगह लोड है, सब जगह लोड है, सब जगह लोड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, उसके बाद यदि वेरी कर रही है, मतलब यहाँ पे आपने 10 न्यूटन का लगा दिया, यहाँ पे आपने 5 न्यूटन का लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, 2 4 मतलब अलग अलग लगा दिया आपने, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, या इरेगुलर वेरिंग लोड भी इसको हम लोग, इरेगुलर वाला देखिए, ये वाला इरेगुलर है, ये वाला इरेगुलर है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। ठीक है, इसको बोलेंगे इरेगुलर नीचे वाला।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल, इरेगुलर का मतलब अलग अलग लोड आप देख पा रहे हैं, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया, मतलब लेकिन क्या है यूनिफॉर्मली वैल्यू में क्या होता है कि आप यूनिफॉर्मली उसको घटा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हमारा ये प्रश्न हमने कर दिया था ना, कर दिया था। नेक्स्ट सवाल हमारा, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्टेज टू द डिजाइन स्टेज इज कॉल्ड ऑप्शन सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखिए हम लोग इसलिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब यही होता है कि देखिए ये जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि घर में जो हम लोग रॉड लगा रहे हैं वो कितना स्ट्रेस झेल सकता है, कितना लोड झेल सकता है, ये जानना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, एक दिन घर दीवार टूट जाएगी, और यदि अल्ट्राटेक से बनी है तो कभी नहीं टूटेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू डिजाइन स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस बोलिए या डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। मतलब जितना उसमें स्ट्रेस लगा रहा है लोड के वजह से, जितना लोड उसमें लग रहा है, और अल्टीमेट का मतलब मैक्सिमम जितना वो झेल सकता है। तो दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सब हो सकता है कि आपको यहाँ पे एग्जाम में दे दे। देखिए ब्रिटल मटेरियल का कुछ स्ट्रेस जो है इस तरह से होता है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसे होता है। प्लास्टिक मटेरियल का ऐसे होता है, डक्टाइल मटेरियल का जो हमने अभी किया था वो डक्टाइल मटेरियल का था, ठीक है। डक्टाइल का मतलब जिसको आप खींच के तार बना सकते हैं, ठीक है। जैसा स्टील हो गया, सोना हो गया, चांदी तो आपका क्या हो जाता है, चांदी मेलेबल होता है। चांदी क्या होता है, मेलेबल। मेलेबल किसको बोलते हैं, मेलेबल का मतलब है उसमें पीट के, हथौड़ा सा पीट के उसको आप सीट बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं, सीट, ठीक है। जैसे थाली बनाते हैं हम लोग, तो उसमें मेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और तार बनाना है तो डक्टिलिटी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब कॉपर का डक्टिलिटी अच्छा होगा, जबकि चांदी का मेलेबिलिटी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब बहुत है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, बहुत सिंपल सी बात है बाबू। लीनियर स्ट्रेन का मतलब हमने क्या देखा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वही चीज है। वॉल्यूमेट्रिक लगा दिया तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके भी यूनिट कुछ नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टर्म पुट खत्म। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। मतलब स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है बाबू लोग वो एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब कि जैसे हम देखिए ये टूट गया है, ठीक है, ये हमें ऐसा खींच दिया कि टूट गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, खींचने के कारण क्या होता है, जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास अभी हमने खींचा, कहाँ उड़ गया, जैसे ही हमने इसको छोड़ा कहीं पे गिर गया, ठीक है, या कहीं पे फेंका जाएगा। ये जैसे हम लोग स्प्रिंग को ऐसे करके खींचेंगे या उसको छोड़ेंगे तो अचानक से हो सकता है कहीं उड़ के चला जाए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन में चेंज करते हैं, पोजीशन हो सकता है कि आप उसको कहीं हाइट पे ले जा रहे हैं, पोजीशन का मतलब ये भी होता है कि आप उसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं, उसकी कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ब्रेथ चेंज कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो उससे एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्सली हम लोग लोड करेंगे तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो है कहाँ पे होगा, तो सही आंसर हो जाएगा टॉप पे। ध्यान से समझिएगा ट्रांसवर्स क्या होता है। देखिए एक होता है एक्सियल लोड, एक्सियल लोड का मतलब है एक्सिस के आप अबाउट दे रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए एक ये पेन है, इस पेन की एक्सिस क्या है, ये वाली इसकी एक्सिस है, मतलब कि ये वाला जो है इसका एक्सिस है, सेंटर वाला जो है वो एक्सिस है। इधर से यदि आप लोड लगाएंगे इसको बोलते हैं एक्सिस लोड, एक्सियल लोड, ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि ऊपर से नीचे लग रहा है तो वो एक्सियल नहीं, यदि एक्सिस के अबाउट लग रहा है उसको बोलते हैं एक्सियल लोड, जैसे यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगा। और ट्रांसवर्स लोड का मतलब है कि एक्सिस के अबाउट नहीं लगाना है, उसके 90 डिग्री में लगेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला था कि मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है वो कहाँ पे होता है, टॉप लेयर में होता है, याद रखिएगा। मतलब कि एक्सियल लोड में जो है वो टॉप लेयर में, मतलब टॉप में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या डेवलप होगी, स्ट्रेस डेवलप होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइजनस रेशियो की वैल्यू क्या होती है कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन के लिए जो होती है वो होती है ऑप्शन बी सही आंसर। कास्ट आयरन क्या होती है कमेंट में आंसर करिएगा, आपको पता यदि है तो। क्या 2% से ज्यादा यदि स्टील हो जाए, मतलब कार्बन हो जाए, तो क्या उसे कास्ट आयरन कहते हैं, या कास्ट आयरन किसे कहते हैं, कमेंट में आंसर करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, इसमें जो है देखिए कास्ट आयरन में बता दूं क्या होता है। कास्ट आयरन बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि मतलब कि जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसमें से आप क्या कर रहे हैं कि उसमें से आप मेटल निकाल रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट मेटल, हॉट मेटल, या उसको हम लोग पिग आयरन बोल सकते हैं, पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्योरिटी हम लोग मतलब प्योर करते हैं इसको। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बीओएफ में लेके जाते हैं, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। हालांकि और भी बहुत तरह के फर्नेस होते हैं, लोग मान लीजिए इसमें हम लोग लेके जाएंगे और इसमें हम लोग कार्बन वगैरह मिलाते हैं, कम करते हैं, इसमें मैग्नीज वगैरह मिलाया जाता है, ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को समझिएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या खत्म हो गएगा। 20 नंबर क्या सवाल था? सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस, कौन सा है? तो हमने प्रॉपर सीक्वेंस देखा था, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आया था, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्डिंग, फिर फेल्योर हो गया था। फेल्योर का मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पॉइंट भी हो सकता है इसमें दे दे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।